अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो कुछ लर्न किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ अपना एनालिसिस भी शेयर करूंगा। क्रिप्टो और ऑफ क्रिप्टो भी एक चीज़ है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और क्रिप्टो मार्केट में एक नया फंड क्रिएट हो रहा है, उस हवाले से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। और दूसरा, कोविड की तरह दुनिया में एक ग्लोबली एक और नया कंसर्न और एक नया थ्रेट जो है वो इमर्ज हो रहा है। मैं चाहता हूँ आपको उस हवाले से भी अपडेट करूँ। वो जो ग्लोबल थ्रेट है, पहले कभी हम टीवीज़ और मूवीज़ में देखा करते थे, अब ऐसे लग रहा है कि वो जेन्युइन है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम अपने बचपन से टीवीज़ में देखते आ रहे हैं और हम समझते रहे हैं कि शायद वो एक सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें, ऐसी शवाहद इकट्ठे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ऐसे लग रहा है कि वो जो पुरानी वीडियोस हम देखा करते थे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया पे, वो जेन्युइन वीडियोस थी। लेकिन अब वो क्या, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं। बीटीसी के चार्ट की तरफ देखें। सबसे पहले तो वो गोल्डन क्रॉस और जो डेथ क्रॉस है उसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था वीकली चार्ट पे अगर बीटीसी का जायजा ले तो वहाँ पे डेथ क्रॉस बना है, जबकि डेली के ऊपर गोल्डन क्रॉस बना है। और अगर डेली का गोल्डन क्रॉस जो है वो वर्कआउट नहीं होता तो फिर वीकली चार्ट का वर्कआउट हो सकता है। और ऐसे लग रहा है कि ये डेथ क्रॉस जो है यहाँ पे वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब से ये महीना स्टार्ट हुआ है, पहला हफ्ता भी मार्केट जो है वो क्रैश रेड कैंडल बनी है। अब दूसरा हफ्ता ये जो गुजरा है तब भी रेड कैंडल बनी है, और अभी ये जो हफ्ता स्टार्ट हुआ है ये भी आपको हल्की सी छोटी सी रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये देख रहे हैं, यानी देखा जाए तो ये इंडिकेटर जो है वो प्ले आउट हो रहा है। मार्केट शायद मजीद नीचे क्रैश करे, ये बात जहन में रखिएगा। अगर तो ये डेथ क्रॉस वर्कआउट होता है तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। लेकिन कुछ एक दो और इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑन चेन जो एनालिटिकल फर्म्स हैं उन्होंने शेयर किए हैं। लेकिन ऑन चेन एनालिसिस और ये इंडिकेटर ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं। लेकिन ये वाला डेथ क्रॉस वाला इंडिकेटर, जबकि कुछ फंडामेंटल्स, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो मार्केट को मजीद ऐसे लग रहा है कि पुश डाउन कर सकती हैं। वो कौन सी ऐसी न्यूज़ है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। लेकिन बीटीसी का पहले 1 आवर चार्ट पे अगर जाके जायज़ा लें तो यहाँ पे मैं ये वाली 100 आवर्स की मूविंग एवरेज लाइन को देखें तो मैं थोड़ा सा, मुझे अगर आप टाइम दें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे ही एसईसी ने क्रैकन के खिलाफ एक्शन लिया, मार्केट जो है वो 22,300 की प्राइस को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, और प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड होना शुरू हो गई। ये देख ले, यहाँ से प्राइस अपना लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू हुई। फिर एक दो दिनों में धुंध जो है वो थोड़ी सी सेटल होना शुरू हुई और मार्केट ने यहाँ से देखे दोबारा रिकवरी करना शुरू की। मार्केट जो है अपने हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू हो गई। फिर अचानक 100 आवर्स मूविंग एवरेज लाइन एज अ रेजिस्टेंस का काम की और मार्केट में वो फड जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो आई। अब मार्केट जो है फिर दोबारा जो है वो नीचे ट्रेड होना शुरू हो गई है। अब वो कौन सी न्यूज़ है? 3-4 दिन पहले मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि पेपाल ने अपने पिछले साल की जो लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास अभी भी 700 मिलियन का क्रिप्टो पड़ा हुआ है। और अगले दिन न्यूज़ आई कि पेपाल ने अपना जो स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट लॉन्च करना था उसको उन्होंने एकदम रोक दिया है। उस वक्त समझ नहीं आई थी कि क्यों रोका है, लेकिन अब जो है वो बिल्ली जो थैले से बाहर निकलना शुरू हुई है। पता चला कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बाइनांस का जो स्टेबल कॉइन मैनेज करने वाली पैक्सोस कंपनी है अमेरिका की, उसको उन्होंने नोटिस जारी किया। उनसे पूछा जी कि आप बताएं क्यों ना आपके खिलाफ हम कोई लीगल एक्शन लें। यानी उनकी नज़र में बाइनांस का स्टेबल कॉइन एक सिक्योरिटी है। तो ये जो इवेंट है, ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये आइंदा आने वाले वक्तों में मार्केट को थोड़ा सा बुरा भी और अच्छा भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। बुरा इस सेंस में कि अगर तो ये बाकायदा पैक्सोस भी दीगर कंपनीज की तरह अगर तो मिसमैनेज कर रहा था, वहाँ पे कोई माली बेज़ाब्तगियाँ वगैरह कोई थी, अगर कोई थी तो मुमकिन है ये एसईसी के साथ सेटलमेंट करें, फ़ाइन वगैरह पे करें और मार्केट में एक पैनिक आए। गुड न्यूज़ इस सेंस में कि अगर तो ये पैक्सोस मुतमिन कर देता है एसईसी को तो मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ आएगा, मार्केट जो है वो रिकवरी करती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त अगर बाइनांस का जो मार्केट कैप है उसका स्टेबल कॉइन का BUSD का वो देखा जाए तो तकरीबन 16 बिलियन है। ये ऑलमोस्ट इतना ही स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप है जितना लूना का जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था जब वो क्रैश होने लगा था तो उसका भी तकरीबन 16 से 18 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप था। ये भी अच्छा खासा मार्केट कैप है। और अगर इसको कोई मसला होता है, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, बाइनांस ने जब अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करना था तो उसने बड़ी चालाकी से जो ऑन चेन सेक्टर था एक स्टेबल कॉइन को मैनेज करने का, यानी डॉलर क्रिप्टोग्राफिक डॉलर क्रिएट करना,
स्टेबल कॉइन क्रिएट करना, टोकन मिंट करना, वो बाइनांस ने अपने पास रखा, जबकि उसके पीछे जो पेज करेंसी है, जो डॉलर है कैश की सूरत में या किसी भी सूरत में, जिसने उस टोकन्स को पेज करना था, उसके लिए उन्होंने जो कंपनी थी वो चूज़ की जो अमेरिका में काम करती है। पैक्सोस ने बाकायदा न्यूयॉर्क की जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वहाँ से लाइसेंस लेके वो काम कर रही है। तो एक तरफ से बाइनांस ने बड़ी चालाकी दिखाई कि भाई हम लाइसेंस लेके काम करते हैं ताकि हमारे टोकन में इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे जो स्टेबल कोइन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों को कोई खतरा ना हो, क्योंकि हमारी जो स्टेबल कोइन है वो भी एक लाइसेंस और कंप्लाइंस बेस्ड जो है वो स्टेबल कोइन है। बहरहाल अब ये वाक़या किस तरफ टर्न होता है ये मैटर करेगा। लेकिन इसी दौरान एक कोइनडेस्क ने एक और आर्टिकल अचानक प्रिंट कर दिया। हालांकि ये न्यूज़ तो बहुत पुरानी थी, आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि SEC टेथर का ऑलरेडी US डिपार्टमेंट के साथ फटा चला है और 2021 से पुराना। अभी ये एकदम अचानक जनाब कोइनडेस्क ने रिपोर्ट किया है कि कोइनडेस्क ने अमेरिका के डिपार्टमेंट को कहा कि आप हमें टेथर के 2021 के जो रिज़र्व्स हैं वो रिज़र्व का सारा डाटा प्रोवाइड करें। उसके अगेंस्ट टेथर जो कि USDT का ऑनर है, जो कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला स्टेबल कोइन है, उन्होंने अदालत में केस कर दिया जी। हमने प्लीज़ अदालत से रिक्वेस्ट की कि हमारा जो डाटा है कोइनडेस्क को ना इशू किया जाए। बहरहाल जज ने फ़िलहाल जो टेथर की रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट किया। आइंदा चंद दिनों में कोइनडेस्क को वो डाटा जो कि होगा पुराना, लेकिन वो सारा डाटा इसको मिलेगा। अब कोइनडेस्क उसके ऊपर क्या रिपोर्ट करता है, उस रिपोर्ट के बाद मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तो आई कांट प्रेडिक्ट कि ये क्या होगा, लेकिन इसको भी आपने ज़हन में रखना है। अब मैं आपको मार्केट के उन ऑन चेन डाटा, एनालिटिकल और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जो मार्केट को बुलिश कह रहे हैं। सबसे पहले ये क्रिप्टो क्वांट के रिसर्चर है, एक यूज़र है, उसने ASOPR एक इंडिकेटर है जो कि मार्केट को बताता है कि मार्केट ने कब अपनी बॉटम डिस्कवरी की है, मार्केट कब जो है वो बेयर से बुल में और बुल से बेयर मार्केट के फेज़ में एंटर हो रहा है और कब बुल रन स्टार्ट हो रहा है। तो इस इंडिकेटर के मुताबिक मार्केट जो है उसने ऑलरेडी अपना बॉटम देख लिया। अब मार्केट जो है वो ट्रांजिट कर रही है फ्रॉम बेयर फेज़ टू बुल फेज़ के अंदर। और साथ साथ जो दूसरा ग्लासनोड का रिसर्च डाटा है वो वहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ हुआ है मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू, यानी ये मार्केट का ये समझ लें कि बिटकॉइन का ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू जज करने के लिए ये इंडिकेटर यूज़ होता है। तो ये इंडिकेटर भी, अगर आपको मेरी पिक्चर की वजह से कोई मसला नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्लासनोड के ऑन चेन डाटा के मुताबिक BTC अपने बुल रन के बिल्कुल पास है। इस वक्त मार्केट जो है वो बुलिश हो रही है। अब ये दोनों इंडिकेटर्स जो ऑन चेन डाटा है वो आपको बता रहा है कि मार्केट अपना बॉटम देख लिया और मार्केट यहाँ से पंप करेगी। जबकि जो फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल्स आपको बता रहे हैं कि मार्केट के लिए अभी भी परेशानियां हैं। अब ये फंडामेंटल्स, ये बदलती सूरत हाल जो है वो ज़्यादा देर उसके असरात मार्केट में नहीं रहते। तो मैं होप करता हूं कि मार्केट में जो फंडामेंटल्स डेवलपमेंट हो रही है वो आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर सेटल हो जाएंगी और डेथ क्रॉस वाला जो फियर था वो पैनिक ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो ऑन चेन हमें मैसेज मिला कि मार्केट बुलिश है, मार्केट अपना जो है वो बुल रन स्टार्ट करेगी, तो मार्केट जो है वाक़तन बुल रन स्टार्ट करेगी। लेकिन इस हवाले से दो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनकी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, उनके बारे में, उनके जो हेड है उनकी ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कैथी वुड जो कि आर्क इन्वेस्ट जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म आप कह लें, उसकी हेड का मानना यह है कि इन्होंने पिछले दिनों रिपोर्ट जारी किया, उसमें दोबारा उन्होंने वही बात रिपीट किया है। इनकी नज़र में BTC की प्राइस 2030 में, यानी ठीक आज से कोई 8 साल बाद, BTC की प्राइस आपको $1 मिलियन तक जाती हुई नज़र आ सकती है। अभी बल्कि ये जो SEC एक्शन ले रहा है क्रैकन के ख़िलाफ़, इसने कहा है कि मेरी नज़र में ये कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, बल्कि मार्केट इससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें ना, अब ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस आप लोगों को कहते हैं कि अपने BTC हमारे पास स्टेक करें और हमसे कोई रिवार्ड लें स्टेकिंग पे। बंदा पूछे भाई आप किस सेंस में BTC स्टेक करवा रहे हैं, जबकि BTC तो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है ही नहीं। BTC तो एक प्रूफ ऑफ वर्क चेन है। तो आप लोगों से क्यों BTC ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो उनको जो रिवार्ड दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है। तो कैथी वुड का ये मानना कि ये जो SEC एक्शन ले रहा है ये एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट की डिसेंट्रलाइजेशन की फेवर में जाता है। मार्केट जो है उसमें जो सेंट्रलाइज फोर्सेस हैं उनकी जो होल्ड है, उनका जो असर है वो कम होगा और मार्केट दोबारा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली इस मार्केट के बेनिफिट के लिए है, इसके फ़ायदे के लिए। अच्छा, एक दूसरी कंपनी है एडम
बैक जो ये जो ब्लॉक स्ट्रीम के सीईओ हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उनकी नज़र के मुताबिक वो तो कहते हैं जी कि अगर बिटकॉइन अपने ऊपर ये जो साइड चेन्स हैं, जैसे इथीरियम अपने आप को स्केलेबल करने के लिए साइड चेन्स, प्लाज्मा और दीगर जो लेयर 2 सॉल्यूशंस है, इसी तरह बिटकॉइन भी अपने ऊपर कोई लेयर 2 सॉल्यूशन बना लेता है, तो इनकी नज़र के मुताबिक बीटीसी की प्राइस $1 मिलियन नहीं, इनकी नज़र में $10 मिलियन भी एक बीटीसी की प्राइस जा सकती है। लेकिन उसके लिए बीटीसी का जो मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट इस वक्त अगर मेरा ख्याल है 500-600 बिलियन के करीब होगा, वो अगर $200 ट्रिलियन होगा, $200 ट्रिलियन होगा, तो बीटीसी की प्राइस 10 मिलियन जाएगी। मुझे तो भाई ऐसा नहीं लगता कि जो फ़िलहाल मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक तो आइंदा 10 सालों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस इतना मार्केट कैप्चर कर लेगी, मार्केट में सरमाया अगर कर लेगी तो ये मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। आज मंडे है और हर मंडे मैं बिटकॉइन के ऊपर और इथीरियम के ऊपर अपना डीसीए करता हूँ, और आपके लिए रिमाइंडर है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। मैं आपके सामने यहाँ पे बीटीसी बाय कर लेता हूँ, इथीरियम मैं बाद में कर लूँगा, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। बीटीसी मैंने बाय कर लिया, अब यहाँ पे चलें इथीरियम भी मैं बाद में बाय कर लूँगा। अब मार्केट की उस न्यूज़ की तरफ आते हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट की नहीं है, सॉरी ये मार्केट की नहीं, ये ऑफ टॉपिक है, जो मैं आपको यूएफओ के बारे में बता रहा था। हम वीडियो सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस वगैरह देखते थे कि एक अनआइडेंटिफाइड एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जनाब वो आ रहा है, और दीगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया था या जो एक्सपर्ट लोग थे वो कहते थे जी नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक बस ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है, ये सिर्फ साजिशें हैं, ऐसे पैनिक क्रिएट करने के लिए। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनकी ये ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आई ऑर्डर द टेक डाउन ऑफ एन, मैंने कनाडा की फ़िज़ा के अंदर, एयर स्पेस के अंदर एक यूएफओ को तबाह करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और इस हवाले से जो कैनेडियन एरिया है यूकोन, द ऑब्जेक्ट इज़ ओवर, जो ऑब्जेक्ट है इनका कोई इलाका है यकून नाम का, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट यूएफओ जो है वो फ्लोट कर रहा था, इसको कर दिया, और यूएस कनाडा और यूएस के जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने मिलकर उसको तबाह किया है। ये पिछले चंद हफ्तों से कोई 4-5 यूएफओ जो हैं मुख्तलिफ जगह रिपोर्ट किए जा रहे हैं, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, और चाइना पिछले दिनों तो वो एक बलून, वाइट बलून था ना, वो उसको जब इन्होंने हिट किया अमेरिका ने, तो इल्ज़ाम ये लगाया कि ये चाइना का एक स्पाई बलून है। वो अब पता चला कि वो स्पाई बलून नहीं, वो भी कोई यूएफओ का, मतलब कोई कहीं, मतलब किसने बनाया नोबडी नोस। चाइना ने क्योंकि इनकार कर दिया था कि वो हमारा कोई स्पाई बलून वगैरह नहीं है। अब चाइना के बारे में भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये चाइना भी रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद में यूएफओज़ वगैरह देखे। ये लिखे लोकल मैरीटाइम अथॉरिटीज़ इन ईस्ट चाइना शेंगडोंग प्रोविंस, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने भी यूएफओ स्पॉट किया और उसको उन्होंने भी शूट इट डाउन, उन्होंने भी उसको तबाह करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ सवालात, रंग बिरंगी गुफ्तगू है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं थोड़ा सा, तो आपको पहले नंबर पे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे यूएफओस अगर एलियंस ये लेके आए हैं, यूएफओ किसको बोलते हैं? अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है कि ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसकी है। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम, मतलब हमसे मुराद मेरे पास या पाकिस्तान के पास नहीं, दुनिया के पास इस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ये गेस कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि ये इसका ताल्लुक चाइना के साथ है या रशिया के साथ है या किस अमेरिका के साथ है। अब जब ये हमारी टेक्नोलॉजी के सेंस से बाहर हो जाए कि पता ही नहीं है क्या चीज़ है, उसको हम यूएफओ करार देते हैं। अब सवाल ये है कि यूएफओ अगर एलियंस ने यहाँ भेजा है और एलियंस लाइट ईयर्स ट्रैवल करके अगर यहाँ से आते हैं, लाइट ईयर क्या होता है? एक तो हमारा कैलेंडर ईयर होता है ना, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल जो सफ़र करने वाले हैं वो, यानी यहाँ से हमारा जो ज़मीन का सियारा है उससे दूसरे सियारा कितना फासले पे है उसको गेज करने के लिए लाइट ईयर्स कंसीडर किए जाते हैं। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि हमारी जो लाइट है एक साल में कितना ट्रैवल करती है, एक साल में कितना ट्रैवल करती है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो यहाँ से अगर इंसान चांद पे जाए
तो चांद पे जाने के लिए उसको मेरा ख्याल है हार्डली तीन दिन या 4 दिन लगते हैं। चांद हमारे इतने पास है। आप यहाँ से किसी और सियारे की तरफ जाएं या किसी और निज़ाम शमसी के किसी और प्लैनेट पे अगर जाना चाहें आप, तो आपको लाइट ईयर ट्रैवल करना पड़ता है। उसके लिए टेक्नोलॉजी पता नहीं हमने डेवलप भी किया या नहीं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। सवाल यह है कि अगर एलियंस ने ये यूएफओ भेजा है जिसको अमेरिका, कनाडा और चाइना जो है उसको शूट डाउन कर रहा है, वो जो इतनी लाइट ईयर ट्रैवल करके हमारे पास यहाँ आए हैं, तो उनको शूट डाउन करना इतना आसान है? मतलब मेरी तो ये बात हजम नहीं और माइंड में ये नहीं बैठ रही है कि भाई ये क्या वाक़यातन ये कहीं, कुछ लोगों का मानना ये है कि ऐसे ही बस ये गवर्नमेंट जो है अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो ये इस तरह की वो कर रही हैं। अब मैं नहीं समझता इस लेवल पे आके कोई इस तरह जो है कोई अटेंशन डाइवर्ट करने का कोई सिस्टम है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जेन्युइनली ये चीज़ है। अब ये देखना पड़ेगा, ये जो मैंने कहा कि भाई इतनी दूर से अगर कोई बंदा ट्रैवल करके आया कि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे जो त्यारे हैं जाके उनको शूट डाउन कर रहे हैं और उसको अपने आप को वो बचा लें। ये बड़ी चीज़ें ऐसे हैं, ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर कोविड की तरह एक ग्लोबल क्राइसिस, दुनिया अभी तक कोविड के क्राइसिस से बाहर नहीं आई। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं हो गया इस कोविड के क्राइसिस की वजह से। और अगर ये जो क्राइसिस है यूएफओ का बढ़ता जाए, होना तो टेक्निकली जो हम मूवीज़ में देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो शूट डाउन नहीं करती हैं, बल्कि कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से वो जो यूएफओ है उसको मैसेज देती हैं कि भाई आप यहाँ क्या लेने आए हो। उनको बाकायदा स्टडी करते हैं कि क्या वो हमारे लिए, इंसानियत के लिए कोई थ्रेट तो नहीं है। इस तरह शूट डाउन करना, उनको मैसेज देना कि वी आर इन अ वॉर, हम जंग की हालत में हैं। और अगर आप इमेजिन करें वो यूएफओ एलियंस ने भेजा और एलियंस के बड़ा शिप, कोई बड़ा जो हम मूवीज़ में देखते हैं, अगर तो वो रियली ऐसा है तो ये बहुत बड़ा इंसानियत के लिए आइंदा ख़तरा है। मैं जो भी है आप इसको जिस मर्जी सेंस में ले लें, मेरी नज़र में ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन थी, मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूँ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।